गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दूरदर्शी टेलीस्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, जो वस्तुएं नेत्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, जो वस्तुएं प्रेक्षक से दृष्टा से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, भले ही वो आकार में बड़ी हो लेकिन फिर भी वो बहुत छोटी दिखलाई पड़ती है, और हो सकता है वो इतनी छोटी दिखलाई पड़े कि वो हमें स्पष्ट नज़र ही ना आए। तो मैंने कहा कि दूर स्थित वस्तु आकार में बड़ी होने के बावजूद भी हमें छोटी दिखलाई पड़ती है, अस्पष्ट दिखलाई पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूर स्थित वस्तु जो है उसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण जो है वो बहुत कम होता है। अत्यल्प दर्शन कोण बनाती है दूर स्थित वस्तु नेत्र पर, भले ही वो आकार में बड़ी ही क्यों ना हो। हमने एक टॉपिक पढ़ा था दर्शन कोण, उसमें हमने बताया था कि जब कोई वस्तु नेत्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है तो उसके द्वारा नेत्र पर अत्यल्प दर्शन कोण बनाया जाता है, और जो वस्तु नेत्र पर अत्यल्प दर्शन कोण बनाती है उसका रेटिना पर जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बहुत छोटा बनता है। और रेटिना पर इमेज छोटी बनी है तो वो हमें छोटी ही दिखलाई पड़ेगी, भले ही वो आकार में बहुत बड़ी हो। जैसे आकाश में जो तारे होते हैं, दूरस्थ तारे होते हैं, ग्रह है, उपग्रह है, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है, यूँ मान लीजिए अनंत दूरी पर स्थित है, तो ये हमें बिंदुवत दिखलाई पड़ते हैं। तारे हमें बिंदुवत दिखलाई पड़ते हैं। और कुछ तारे तो ऐसे भी हैं आकाश में जो हमें हो सकता है दिखलाई ही न पड़ते हों। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि उनके द्वारा नेत्र पर इतना कम दर्शन कोण बनाया जाता है कि वो हमें दिखलाई ही नहीं पड़ते हैं, दिखलाई ही नहीं पड़ते हैं, उनके होने का हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण नेत्र पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाते हैं। हालांकि कुछ तारे तो अंतरिक्ष में ऐसे भी है, आकाश में कुछ तारे ऐसे भी हैं जिनका आकार सूरज से भी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो हमें बिंदुवत दिखलाई पड़ते हैं, या हो सकता है दिखलाई पड़ते ही ना हो। क्लियर बात? तो देखिए, दूरदर्शी का काम क्या है। दूरदर्शी वो दूरस्थ वस्तु जो है, जो कि आकार में बड़ी हो सकती है लेकिन हमें छोटी दिखलाई पड़ती है, तो उस दूरस्थ वस्तु को दिखलाने के लिए यूज में लिया जाने वाला प्रकाशिकी यंत्र है। अब दूरदर्शी कैसे दूरस्थ वस्तु को दिखा पाता है? दूरदर्शी उस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बना देता है। तो नेत्र के निकट उस दूरस्थ वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह नेत्र पर अपेक्षाकृत बड़ा दर्शन कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब नेत्र के निकट बना दिया है दूरदर्शी ने। तो नेत्र के निकट बना दिया है तो निकट बना वो प्रतिबिंब नेत्र पर अपेक्षाकृत बड़ा दर्शन कोण अंतरित करेगा, बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, और वो दूरस्थ बिंब जो है वो अपने प्रतिबिंब की फॉर्म में हमें दिख जाएगा। क्लियर है बात? तो ये दर्शन कोण को बढ़ाकर, कौन? प्रकाशिकी यंत्र। ये जो दूरदर्शी है वो ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बनाकर नेत्र पर बने दर्शन कोण को बढ़ाकर दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट दिखाने हेतु प्रयुक्त होता है। क्लियर है बात? अब देखिए, यहाँ दूरदर्शी मैंने दो प्रकार की बताई है। एक बताइए अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरी बताइए परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में अपवर्तन से प्रतिबिंब रचना होती है, प्रतिबिंब निर्माण होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी के अंदर अभिदृश्यक के रूप में लेंस की बजाय दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। हम जब परावर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे तो वहाँ में पता चल जाएगा कि अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के रूप में उत्तल लेंस को प्रयुक्त किया जाता है। अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस को प्रयुक्त किया जाता है, जबकि इसमें उत्तल लेंस के स्थान पर अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है। तो दर्पण तो परावर्तन करता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब रचना होती है, प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो परावर्तन से होता है, इसमें अपवर्तन से होता है। तो एक अपवर्ती दूरदर्शी, ये परावर्ती दूरदर्शी। अब अपवर्ती दूरदर्शी को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया है। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, जो कि अंतरिक्ष में स्थित तारों, ग्रहों, उपग्रहों को स्पष्ट देखने हेतु प्रयुक्त की जाती है। एक है पार्थिव अपवर्ती दूरदर्शी, जो कि पृथ्वी की सतह पर ही स्थित दूरस्थ वस्तुओं को दिखलाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो एक खगोलीय
खगोल का मतलब अंतरिक्ष से है, आकाश से है। पार्थिव का मतलब पृथ्वी से है। ये पृथ्वी पर ही स्थित दूरस्थ वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अपवर्ती दूरदर्शी ये अंतरिक्ष में, खगोल में, आकाश में स्थित आकाशीय पिंडों को स्पष्ट दिखलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अपवर्ती दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर बात? वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो बोला है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। हर टॉपिक के लिए मैंने आपको डिटेल्ड थ्योरी इसलिए दी है ताकि आप वीडियो लेक्चर नहीं भी देखें, केवल वीडियो को पॉज करके इस थ्योरी को रीड कर लेंगे तो भी आपको ईजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है हर बच्चे के पास डेटा पैक अवेलेबल ना हो या उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो वीडियो हो सकता है रन ना हो पाए। लेकिन वीडियो इतना तो चल ही जाएगा कि आपको पेज तो दिख ही जाएगा। बाद में हो सकता है वीडियो अटक अटक के चले, तो आप वीडियो को नहीं भी देखें, केवल इस थ्योरी को रीड भी कर लेंगे तो भी आपको ईजिली समझ में आएगा। इसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। सारे चैप्टर्स के नोट्स इसी हिसाब से बनाए हुए हैं, इसीलिए आपको थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लगी होगी। मेरे नोट्स में थ्योरी ज़्यादा इसीलिए मैंने दी है क्योंकि उसमें टीचर एक्सप्लेन करते वक्त जो बोलता है वो मैंने पूरा इस नोट्स में लिख दिया है ताकि बच्चे को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो देखिए, हमारे कोर्स में खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है। और परावर्ती दूरदर्शी है, परावर्ती दूरदर्शी है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी में कौन सी अपवर्ती दूरदर्शी की बात कर रहा हूँ मैं? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है उसमें 2 उत्तल लेंस है। 2 उत्तल लेंसों का संयोजन है। 2 उत्तल लेंसों का संयोजन है। संयोजन हम इसलिए प्रयुक्त करते हैं ताकि आवर्धन हमें ज़्यादा मिले। एक बार दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा पहला लेंस, इट मीन्स अभिदृश्यक लेंस, वो लेंस जो कि दूरस्थ वस्तु की ओर हम रखते हैं। फिर अभिदर्शक लेंस दूरस्थ वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्रतिबिंब दूसरा जो लेंस है जो कि हम नेत्र की ओर रखते हैं उसको हम अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं किसमें? सूक्ष्मदर्शी में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम 2 लेंस बता चुके हैं। वस्तु की ओर वाला लेंस जो है वो अभिदर्शक लेंस, आँख की ओर वाला लेंस अभिनेत्र लेंस। तो यहाँ भी वही 2 लेंस हैं, एक वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आँख की ओर वाला लेंस अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका आई पीस। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की ओर वाला जो लेंस था उसका द्वारक छोटा था, वो कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का था, जबकि आँख की ओर जो लेंस हम यूज में लेते थे, अभिनेत्र लेंस जो यूज में ले रहे थे, उसमें किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा फोकस दूरी व बड़े द्वारक का था। किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। देखिए, देख सकते हैं आप, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना का डायग्राम है, किरण आरेख का डायग्राम है, प्रतिबिंब रचना के लिए जो किरण आरेख था। तो इसकी संरचना में देखिए 2 उत्तल लेंस है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। मैं दूरदर्शी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए दोनों का। इसमें देखिए, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक छोटे हैं। कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का है ये अपेक्षाकृत अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का है। वैसे हमने कहा था कि दोनों की फोकस दूरियाँ ही कम होनी चाहिए, तभी कोणीय आवर्धन क्षमता का मान ज़्यादा मिलेगा। ये बात हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले टॉपिक में की भी थी, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। किसकी फोकस दूरी से? इसकी फोकस दूरी से। तो ये तो किसकी संरचना की बात हुई? ये तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना की बात हुई। इसमें वस्तु की ओर वाला लेंस जो है वो कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का, नेत्र की ओर वाला लेंस अपेक्षाकृत अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का। लेकिन अब हम बात करें किसकी? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की। तो उसकी संरचना की जब हम बात करेंगे तो उसकी संरचना का आप डायग्राम देखिए। उसकी संरचना की डायग्राम में वस्तु की ओर, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। वस्तु की ओर वाला जो लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस और लेंस अभिदर्शक लेंस बोल रहे हैं, वो जो है वो ज़्यादा फोकस दूरी व बड़े द्वारक का लिया गया है, जबकि नेत्र की ओर वाला जो लेंस है जिसको हम अभिनेत्र लेंस आई पीस ई लेंस बोलते हैं, वो कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का है। ये अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का, ये कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का।
ये अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारक का क्यों लिया है? ये बड़े द्वारक का इसलिए लिया है क्योंकि दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए हम दूरदर्शी को यूज में लेते हैं। तो दूरस्थ वस्तु से जो प्रकाश आएगा वो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल कर आएगा, बहुत बड़े एरिया में से होते हुए आएगा। तो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस हम यूज में लेंगे, तभी वो दूरस्थ वस्तु से आने वाले बहुत ज़्यादा प्रकाश को ग्रहण कर पाएगा। बहुत ज़्यादा प्रकाश, दूरस्थ वस्तु से बहुत ज़्यादा प्रकाश किरणें इतने बड़े द्वारक वाले उत्तल लेंस पर आकर आपतित हो पाएगी। तो अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब रचना होगी, तो वो प्रतिबिंब रचना चमकीली होगी। प्रतिबिंब रचना चमकीली होगी, प्रतिबिंब हमें चमकीला दिखाई देगा। तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली बहुत ज़्यादा प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब रचना करवाने हेतु हम दूरस्थ वस्तु की ओर वाला जो लेंस लेते हैं, अभिदर्शक लेंस जो लेते हैं, वो बड़े द्वारक का लेते हैं। ये छोटे द्वारक का क्यों लिया गया है? क्योंकि ये तो हमें आँख के पास रखना है, तो इसकी साइज़ जो है वो, इसका जो द्वारक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसको हम बड़े द्वारक का लेंगे तो जो प्रकाश किरणें किस में प्रवेश करिए, दूरस्थ वस्तु से आकर दूरदर्शी में प्रवेश करिए और उससे ये प्रतिबिंब बना है, फिर हमें फाइनल इमेज जो है वो ये दिखाई देगी। दूरस्थ वस्तु का ये वाला लेंस ये प्रतिबिंब बना देगा, ये प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा। फिर इसका प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो A+B+ यहाँ मिलेगा। इसकी हम प्रतिबिंब रचना में बात भी करेंगे। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका द्वारक छोटा क्यों लिया जाता है। इसका द्वारक इसलिए छोटा लेते हैं क्योंकि दूरदर्शी में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो पूरा का पूरा प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर जाए और ये अंतिम प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखलाई पड़े। अगर ये हम बड़े द्वारक का लेंगे तो पूरा प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ प्रकाश इधर से इस बड़े द्वारक से आँख के साइड से भी निकल जाएगा। क्लियर है बात? तो आँख में ही पूरी प्रकाश किरणें, लगभग पूरी प्रकाश किरणें आँख में ही प्रवेश करे और अंतिम प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखे, चमकीला दिखे। इसलिए आवश्यक है कि ये वाला जो लेंस है वो छोटे द्वारक का लिया जाए और वस्तु से आने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब रचना हो, इसके लिए इसका द्वारक बड़ा लिया जाता है। क्लियर बात? क्योंकि बड़ा द्वारक जो है वो वस्तु से आने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों को अपने पर आपतित करवाकर उनसे प्रतिबिंब रचना कर लेगा। क्लियर बात? तो मैंने रीजन बता दिया है क्यों इसका द्वारक बड़ा लिया जाता है, क्यों इसका द्वारक छोटा लिया जाता है। ये बातें लिखी हुई है थ्योरी में, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो ये संरचना की बात थी। संरचना में ये नली होती है, ये एक बड़े व्यास की नली है और ये एक छोटे व्यास की नली होती है। यहाँ पर देखिए संरचना की बात कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। संयुक्त समदर्शी की संरचना में मैंने ये वाला छोटे द्वारक वाला लेंस इस ओर बनाया था, बिंब की ओर बनाया था, और ये वाला नेत्र की ओर बनाया था। इट मीन्स नेत्र की ओर वाला जो लेंस था वो बड़े द्वारक का था और वस्तु की ओर वाला लेंस छोटे द्वारक का था। किसमें? संयुक्त सूक्ष्म समदर्शी में। जबकि दूरदर्शी में क्या है? दूरदर्शी में उससे उल्टा है। दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस जो है, वस्तु की ओर वाला जो लेंस है वो बड़े द्वारक, वो अधिक फोकस दूरी का, नेत्र की ओर वाला लेंस छोटे द्वारक, वो कम फोकस दूरी का। और ये बड़े द्वारक का क्यों लेते हैं, ये छोटे द्वारक का क्यों लेते हैं, ये मैंने अभी बता दिया है। क्लियर बात? ये समाक्षीय बेलनाकार नलियाँ हैं और ये दोनों समाक्षीय उत्तल लेंस है। ये अभिदर्शक लेंस, ये अभिनेत्र लेंस। ये वस्तु की ओर रखे जाने के कारण अभिदर्शक लेंस, ये नेत्र की ओर रखे जाने के कारण अभिनेत्र लेंस। इसकी फोकस दूरी कम, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा। क्लियर बात? इस वाली नली के एक सिरे पर, वो सिरा जो कि वस्तु की ओर है, उस पर ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। फिर इस वाली नली के दूसरे वाले सिरे पर एक दूसरी नली होती है कम व्यास की। इस नली के दूसरे वाले बाहर की ओर वाले सिरे पर यह लेंस लगा होता है। अब इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित क्यों करते हैं? दूरस्थ वस्तु का एक बार ये प्रतिबिंब बनाएगा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, वास्तविक उल्टा वह दूरस्थ वस्तु के आकार से छोटा। फिर ये जो प्रतिबिंब ये बनाएगा वो इसके लिए बिंब की भांति कार्य करेगा। तो ये जो प्रतिबिंब इसने बनाया है वो इस वाले लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच में कहीं बनना चाहिए। अगर वो बीच में नहीं बनता है तो हम इस लेंस को इधर उधर सरका कर इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को इसके प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच कहीं लाते हैं।
क्लियर है बात। तो इसके लिए हमें इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित करना पड़ सकता है, इस लेंस को इधर उधर गति करवानी पड़ सकती है, तो इस नली के भीतर इसको इधर उधर सरकाने की व्यवस्था रहती है। क्लियर बात। तो ये मैंने संरचना की बात की। ये संरचना आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं इसको। इसमें मैंने बता दिया है कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र की फोकस दूरी की तुलना में ज़्यादा होती है। एक लेंस है अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस बता दिया है मैंने, दूसरा लेंस अभिनेत्र लेंस या इसको नेत्रिका भी बोलते हैं, नेत्रिका आई पीस। क्लियर है बात। फिर यहाँ बता दिया है दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों परिवर्तित करते हैं अभी हम जब प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख देखेंगे तो उस डायग्राम में बात करेंगे। यहाँ मैंने वो रीजन बता दिया है कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा क्यों लिया जाता है और अभिनेत्र लेंस का द्वारक इसमें हम छोटा क्यों लेते हैं, वो सारी बात मैंने कर ली है। आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर बात। अब देखिए कार्यविधि की बात है। कार्यविधि को हम प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब रचना को ही तो हम कार्यविधि में समझाएंगे कि किस तरीके से दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर प्रतिबिंब नेत्र के निकट बनाकर दूरदर्शी दूरस्थ वस्तु को हमें स्पष्ट दिखलाती है। तो वही तो उसकी क्रियाविधि है, वही तो उसकी कार्यविधि है। तो देखिए इसमें हमने प्रतिबिंब रचना की बात की है। प्रतिबिंब रचना को मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई मिलेगी आपको। देखिए प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं। प्रतिबिंब रचना का ये किरण आरेख है, रे डायग्राम। किरण आरेख को इंग्लिश में बोलते हैं रे डायग्राम, RAY, रे यानी किरण, किरण आरेख, रे डायग्राम। तो देखिए ये बड़े द्वारक का ऑब्जेक्टिव लेंस, ये छोटे द्वारक का आई पीस, ये दूरस्थ वस्तु है। तो दूरस्थ वस्तु की ओर हम दूरदर्शी का वो वाला सिरा रखते हैं जिस ओर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। क्लियर है बात। दूरस्थ वस्तु कहाँ पर मान के चल रहे हैं हम, अनंत पर, अनंत पर। तो अनंत वाली वस्तु से प्रकाश किरणें कैसी आएगी, समांतर प्रकाश किरणें आती हुई मानेंगे हम। दूरस्थ वस्तु से समांतर प्रकाश किरणें आती हुई मानेंगे। समांतर ये एक दूसरे के समांतर लिए हमने, एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें लिए, न कि मुख्य अक्ष के समांतर, न कि मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए हमने ये जो एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें लिए, इसमें जो किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है वो इसके मुख्य अक्ष के साथ, इन दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, इसीलिए हमने इनको समाक्षीय बोला है। ये दोनों लेंस समाक्षीय है, दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, उभयनिष्ठ है। तो मुख्य अक्ष के साथ ये वाली प्रकाश किरण जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, माना कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। कितना कोण, अल्फा कोण बना रही है। अब देखिए ये प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरेगी वो सीधी ही निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये वाला कोण अल्फा है, तो फिर इसका शीर्षाभिमुख कोण ही हुआ ये वाला, तो ये भी अल्फा ही होगा। अभी हम इसकी बाद में बात करेंगे। क्लियर बात। प्रतिबिंब रचना की हम बात करने जा रहे हैं। ये दूरस्थ वस्तु है, ये भी हमने इसको नाम दिया है, अनंत पर पड़ी है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर लिए, आपस में समांतर लिए, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लिए। एक प्रकाश किरण इसकी मैंने बात कर ली है, दूसरी प्रकाश किरण ये लिए मैंने, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ तक आई और यहाँ तक तो हम सीधी आते हुए मानते हैं, लेंस के बीचों बीच तक। तो वैसे तो हम जानते हैं कि लेंस में 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार बाहर से यहाँ अंदर आते वक्त यहाँ पर और एक बार अंदर से बाहर निकलते वक्त यहाँ पर। लेकिन दोनों जगह जितना अपवर्तन होता है, दोनों जगह होने वाले अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण जितनी मुड़कर बाहर निकलती उतनी हम एक ही जगह मुड़कर बता देते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमने इसको किस ओर मोड़ा है, मुख्य अक्ष की ओर अपवर्तित किया है। तो 2 प्रकाश किरणें होगी। देखिए 2 प्रकाश किरणें इसलिए लिए क्योंकि हमें प्रतिबिंब रचना के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। 2 अपवर्तित प्रकाश किरणों के प्रतिच्छेदन से हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 ले लिए। क्लियर है। ये सीधी निकलने वाली, ये यहाँ पर अपवर्तित हुई है। किस ओर अपवर्तित हुई है, इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष की ओर अपवर्तित हुई है। यहाँ थोड़ी सी मुड़ी है, ये यहाँ मैंने थोड़ा सा मोड़ा है इसको मुख्य अक्ष की ओर। फिर ये सीधी आई है, सीधी आई यहाँ के बाद में यहाँ थोड़ी मुड़ी है, अपवर्तित हुई है, फिर ये सीधी आई है यहाँ तक। इन दोनों प्रकाश किरणों ने, इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को हमने नाम दे दिया है बी डैश। ये किसकी इमेज होगी, बी की इमेज होगी, बी डैश। फिर बी डैश से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर ये मिलती है उसको हम बोलते हैं ए डैश। तो ये ए डैश बी डैश इस दूरस्थ बिंब ए बी की उल्टी इमेज बनी है, वास्तविक है, उल्टा है।
वो आकार में इससे छोटा है, आकार में इससे छोटा है। और बना कहाँ पर है? इतना हम जानते हैं कि जब किसी उत्तल लेंस के सामने बिंब अनंत पर पड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब वो अपने द्वितीय फोकस तल में कहीं बनाता है, द्वितीय फोकस तल। तो देखिए ये हमने यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी एडेस तक की जो दूरी है वो बता रखी है F0। इट मीन्स इसकी फोकस दूरी के बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस दूरस्थ वस्तु का इस लेंस ने अपने द्वितीय फोकस तल में प्रतिबिंब बनाया है, इसीलिए हमने इस बिंदु पर एडेस वाले पॉइंट पर ही इसका द्वितीय फोकस बताया है FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये एडेस बिंदु पर ये FO क्लियर है बात। अनंत वाली वस्तु का इसने अपने द्वितीय फोकस तल में प्रतिबिंब बना दिया है एडेस बीडेस, जो कि वास्तविक है, उल्टा है, आकार में उससे छोटा है, लेकिन नेत्र के समीप बन गया है। और नेत्र के समीप बन गया है तो आकार में छोटा है तो भी नेत्र पर अपेक्षाकृत बड़ा दर्शन कौन बनाएगा? अपेक्षाकृत बड़ा किसके सापेक्ष बोल रहे हैं हम? जब हम इस दूरस्थ बिंब को बिना इस यंत्र के, बिना इन लेंसों के सीधे ही नेत्र से देखें तब नेत्र पर जो दर्शन कोण बनेगा अल्फा, उसकी तुलना में तो ये दर्शन कोण बीटा बड़ा ही है। हालांकि इस बिंब के सापेक्ष ये प्रतिबिंब छोटा बना है आकार में, लेकिन नेत्र के समीप बनने के कारण ये नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा। हम नेत्र को यहीं समझ के चलेंगे। कहाँ? अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर हम नेत्र को समझ के चल सकते हैं, क्योंकि जब हम दूरदर्शी से दूरस्थ वस्तु को देखते हैं तो आँख को इस लेंस के पास ही सटा कर रखते हैं, इस लेंस के पास ही रखते हैं, तो हम आँख को यहीं समझ सकते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र पर। तो यहीं समझिए आप आँख को, इस ई पॉइंट पर ही, इसके प्रकाशिक केंद्र पर ही। तो इसके प्रकाशिक केंद्र पर फाइनल इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस है, जिसकी अभी हम बात करेंगे, उसके द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाएगा उसी को हमने बीटा बोला है। देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए। इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण हमने ये कर लिया है। ये दो आपतित प्रकाश किरणें ली थी, ये दो अपवर्तित प्रकाश किरणें। इन दो आपतित के लिए इन दोनों ने प्रतिच्छेदित यहाँ किया एक दूसरे को, तो हमने यहाँ फोकस तल में प्रतिबिंब रचना बता दी है ए डेस बी डेस, जो कि इसके द्वितीय फोकस पर बना है, FO पर बना है। क्लियर बात। अब देखिए, अब हमें इस लेंस द्वारा इसको बिंब मानते हुए प्रतिबिंब रचना करनी है। तो वो कैसे करनी है? देखिए, इसके लिए हमने ये 3 प्रकाश किरणें लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ए डेस बी डेस जो है वो इसके लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन ये जो है वो इसके लिए बिंब की भांति व्यवहार करेगा, और ये लेंस इसको अपने लिए बिंब मानते हुए इसका प्रतिबिंब बनाएगा ए डबल डेस बी डबल डेस। तो ए डबल डेस बी डबल डेस की रचना देखते हैं हम। इसके लिए 3 प्रकाश किरणें लिए मैंने। वैसे तो 2 प्रकाश किरणों से ही इमेज बन जाती है। तो 2 प्रकाश किरणें देखिए। पहले तो ये वाली 2 ही, इन्हीं 2 को हम यहाँ तक तो ले ही आए थे। अब इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर लीजिए, इसको आगे ले जाइए यहाँ तक, इसको आगे ले जाइए, इसको आगे ले जाइए यहाँ तक, इसको आगे ले जाइए यहाँ तक। क्लियर बात। दूसरे वाले लेंस के ठीक बीचों बीच तक ले आए हम, ठीक बीचों बीच तक ले आए हैं। अब ये उत्तल लेंस है, तो इन दोनों आपतित प्रकाश किरणों को ये अपने मुख्य अक्ष की ओर अपवर्तित कर देगा। तो देखिए मुख्य अक्ष की ओर अपवर्तित कर दिया है। और एक प्रकाश किरण हमने ये लिए, कौन सी? बी डेस से निकलकर इसके प्रकाशिक केंद्र ई से गुजर कर जाने वाली, जो कि चूंकि प्रकाशिक केंद्र से जा रही है इसलिए बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के सीधे ही निकल जाएगी। इनका अपवर्तन हुआ है यहाँ पर, मुख्य अक्ष की ओर दोनों अपवर्तित हुई है, ये बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के सीधे ही निकल गई है। क्लियर बात। अब इन तीनों को हम देख रहे हैं कि ये जब नेत्र की ओर जा रही है तो ये फैलती जाएगी आगे जाने पर, ये नेत्र में जाकर भी कटेगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं होगी। तो इमेज इधर तो बनेगी नहीं, क्योंकि अपवर्तित किरणें जहाँ प्रतिच्छेदित होगी वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा। ये आगे जाकर तो प्रतिच्छेदित होगी नहीं, क्योंकि आगे बढ़ाने पर तो इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर बात। तो अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें, देखिए इस वाली किरण को अगर हम यहाँ से पीछे एक्सटेंड करें और इसको भी पीछे एक्सटेंड करें, तो ये पीछे जाकर जिस बिंदु पर कटेगी, प्रतिच्छेदित होगी, उस बिंदु पर हम नाम दे देंगे बी डबल डेस। ये किसकी इमेज होगी? देखिए ये दोनों आपतित प्रकाश किरणें, जो इसके लिए आपतित बोल रहे हैं, इसके लिए आपतित प्रकाश किरणें हैं। ये दोनों आपतित प्रकाश किरणें हम कहाँ से निकल कर आती हुई ले रहे हैं? बी डेस से। तो बी डेस से निकल कर आ रही है और ये
यहाँ से निकल कर जाती हुई लगेगी इस नेत्र को, इस बिंदु से, तो बी डैश की इमेज बन गई बी डबल डैश, यहाँ पर आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब। अब बी डैश से मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देंगे, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर वो मिले उसको हम ए डबल डैश नाम दे देंगे। तो ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज प्राप्त हो गई है, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है मैं किसके लिए, ए डैश बी डैश के लिए। हाँ, लेकिन एक बात मैंने यहाँ बोली नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इस वाले लेंस ने दूरस्थ वस्तु की जो इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, वो इस वाले लेंस के प्रथम फोकस एफ ई डैश व इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र ई के बीच कहीं बनानी है हमें। अगर नहीं बनती है इस लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच ये वाली इमेज, तो फिर हमें इस लेंस को इधर उधर सरकाकर इसको हमें इसके प्रथम फोकस एफ ई डैश व इसके प्रकाशिक केंद्र ई के बीच में कहीं लेना होता है, क्लियर है बात। तभी ये वाला लेंस इस वाले बिंब के लिए, इसके लिए तो ये बिंब ही है, इस वाले बिंब के लिए आभासी सीधा व आकार में बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाएगा। और किस ओर बनाएगा, जिस ओर बिंब है उसी ओर प्रतिबिंब बनाएगा, क्लियर है बात। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का हमने 6th केस यही बताया है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस व उस लेंस के बीच कहीं स्थित होती है, तो उत्तल लेंस उसका आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनाता है जिस ओर बिंब होता है, क्लियर है बात। तो इस लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच में ए डैश बी डैश बनना चाहिए, ऐसा ही हमें बनाना है। नहीं बनता है तो इसको आप इधर उधर सरका कर ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए, क्लियर है बात। तो यह आभासी है, क्योंकि देखिए पीछे प्रकाश किरणों को बढ़ाने पर इस बिंदु से निकल कर जाती हुई लग रही है दृष्टा को ये, तो यह आभासी है, इसके सापेक्ष बड़ा है और इसके सापेक्ष सीधा है। इसके सापेक्ष तो उल्टा है, दूरस्थ बिंब के सापेक्ष तो ये उल्टा है, लेकिन इसके सापेक्ष तो ये सीधा ही है। तो आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, क्लियर है बात। अब एक तो दृष्टा जो है वो बिना इस यंत्र के इस दूरस्थ वस्तु को देखे तब जो दर्शन कोण बने नेत्र पर उसको हम अल्फा बोलते हैं, वो अत्यल्पी होगा क्योंकि वस्तु दूरस्थ है। और एक दृष्टा देखे इस वाले प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश को, तो ये तो नेत्र के समीप ही बना है। तो अब ये प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, कब की तुलना में, जब बिना यंत्र के इस दूरस्थ वस्तु को सीधे आंख से देखा जाए। तो अल्फा की तुलना में ये जो दर्शन कोण है बीटा, इसको हम दर्शन कोण क्यों बोल रहे हैं, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ये है, इसका फुट ये है, फुट से यहाँ तक और हेड से यहाँ तक, तो ये पूरा प्रतिबिंब कवर हो गया है बीटा एंगल में। तो ये बीटा एंगल जो है इस प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाया गया कोण है, और इसी को हम नेत्र पर बना दर्शन कोण बताते हैं, किसके द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा। क्यों, ये बन तो इसके प्रकाशिक केंद्र पर रहा है, तो इसको नेत्र पर बना दर्शन कोण क्यों बता रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि नेत्र को हम यहीं समझ के चलते हैं, क्योंकि जब हम दूरस्थ बिंब को देखते हैं तो नेत्र को सटा कर रखते हैं इस लेंस के पास में, तो इस यहीं समझ सकते हैं हम नेत्र को। तो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है किसके द्वारा, ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा इसके प्रकाशिक केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है वही हम नेत्र पर बना दर्शन कोण समझ सकते हैं, बीटा समझ सकते हैं। और अल्फा किस एंगल को समझेंगे हम, अल्फा हम बोलते हैं कब, जब बिना इन लेंसों की सहायता के, अर्थात बिना दूरदर्शी की सहायता के हम दूरस्थ वस्तु को आँख से ही देखें। तो ये लेंस हटा दीजिए आप, ये लेंस हटा दीजिए, तो आँख को आप चाहे यहाँ मान लीजिए, इसके प्रकाशिक केंद्र पर मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ मान लेंगे तो नेत्र हम यहाँ मानेंगे, प्रेक्षक को दृष्टा को यहाँ मानेंगे, तो देखिए ये दोनों लेंस तो उसके पीछे ही छूट गए और दृष्टा जो है आँख से ही देख रहा है किसको, ए डैश बी डैश को। और इतनी सी दूरी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर दूरस्थ बिंब को देखेंगे, या यहाँ से दूरस्थ बिंब को देखिए, इतनी सी डिस्टेंस से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ बनाकर बता रखा है ए बी, वास्तव में ये इससे इतनी सी दूरी पर ही नहीं है। ये दूरी मैंने कितनी बता रखी है, अनंत बता रखी है, अनंत दूरी पर है। ये आकाश का कोई तारा समझिए आप, तो अनंत दूरी पर है, तो उसमें इतनी सी दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो हम बोलेंगे कि बिना यंत्र के देख रहे हैं, क्योंकि यंत्र तो पीछे रह गया, दृष्टा यहाँ से देखेगा तो दृष्टा के पीछे रह गया यंत्र, तो क्लियर है बात। तो इसके प्रकाशिक केंद्र ओ पर हम जो इस दूरस्थ बिंब द्वारा कोण बनाया जा रहा है इससे आने वाली किरण द्वारा, इसी को हम नेत्र पर बना दर्शन कोण समझ सकते हैं इस दूरस्थ बिंब द्वारा, कब, जब
दूरस्थ बिंब को बिना यंत्र के सीधे ही देखा जा रहा हो। देखिए यंत्र पीछे रह गया, दृष्टा यहाँ से देखेगा तो यंत्र पीछे रह गया, बिना यंत्र के ही देख रहा है। इसीलिए हमने इस वाले एंगल को ही नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा मान लिया है जब हम दूरस्थ बिंब को सीधे नेत्र से देख रहे हैं। अल्फा इसी को नाम दे दिया है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमने अल्फा के लिए अलग से डायग्राम बनाया था। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम सूक्ष्म वस्तु को रखकर फिर नेत्र से देखते थे बिना यंत्र की सहायता से। तो उस त्रिभुज में होता था अल्फा। यहाँ अल्फा भी इसी डायग्राम में है और बीटा भी इसी डायग्राम में है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले में देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख था, इसमें केवल बीटा ही था, अल्फा नहीं था। अल्फा के लिए तो हमने अलग से डायग्राम बना रखा था उसमें। देखिए अल्फा के लिए तो अलग से डायग्राम था इसमें, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। ये था 25 सेंटीमीटर पर रखकर देखते थे। लेकिन इसमें हम 25 सेंटीमीटर पर थोड़ा ना ला सकते हैं। अनंत पर जो वस्तु पड़ी है, आकाश का कोई तारा है, उसको आप 25 सेंटीमीटर पर लाकर थोड़ा ना देख सकते हैं आँख से। तो वो तो जहाँ है वहीं देखना होगा हमें। क्लियर है बात। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा एंड बीटा की बात की है। ये प्रतिबिंब रचना की भी पूरी बात कर ली है मैंने। यहाँ ये 3 किरणें क्यों ली, 2 से ही हो जाती प्रतिबिंब रचना तो इसकी। तो ये तीसरी इसलिए ली क्योंकि हमें ये दर्शन कोण बीटा भी तो बताना है। तो ये दर्शन कोण बीटा बताने के लिए एक प्रकाश किरण हमें ये भी लेनी होगी, ताकि हम प्रतिबिंब द्वारा इसके प्रकाशिक केंद्र पर बोल लीजिए या नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा बता सकें। क्लियर बात। ये क्यों लिए, प्रतिबिंब रचना के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिबिंब रचना आप इन 2 से भी कर सकते हैं। इन 2 को पीछे एक्सटेंड करके जिस बिंदु पर वो कटे वहीं हम प्रतिबिंब रचना हुई भी बता सकते हैं। क्लियर बात। ये क्यों लिए मैंने, दर्शन कोण बताने के लिए। तो इसके लिए ये बिंब, दूरस्थ बिंब, इसके लिए प्रतिबिंब ये आकार में ये छोटा है इससे, फिर इसके आकार से ये बड़ा है। हालांकि इससे दूरस्थ बिंब से तो ये भी छोटा है। हालांकि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये भी बड़ा है और ए डबल डेस बी डबल डेस छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनंत वाली वस्तु है। ये तो मैंने एक रफ आइडिया दिया है बना करके, ये नाम दिखाने के लिए मैंने यहाँ बना दिया है। अदरवाइज जैसे अनंत पर कोई तारा है तो तारे की जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो तारे से तो छोटी ही बनेगी। तारे का जो रियल आकार है उससे, हाँ, तारे का आकार जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, तारा बहुत छोटा दिखलाई पड़ता है, तो उसकी तुलना में ये इमेज हमें बड़ी दिखेगी। क्योंकि इस इमेज द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण बड़ा बनाया जाएगा। कब, जब हम तारे को बिना यंत्र के सीधे ही देखें, तब बिना यंत्र के सीधे ही देखें तब नेत्र पर तारे द्वारा बनाया गया दर्शन कोण हम अल्फा बोल रहे हैं। और जब इस दूरदर्शी की सहायता से तारे को देख रहे हैं तो भी तारा ये दिखेगा जो कि नेत्र के समीप बना है। तो नेत्र के समीप तारे की जो इमेज है वो नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगी। इट मीन्स बीटा बड़ा है किससे, अल्फा से। इसीलिए बीटा बड़ा है अल्फा से, इसीलिए यहाँ कोणीय आवर्धन होता है। हालांकि दूरदर्शी इस दूरस्थ बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब नहीं बनाती, लेकिन फिर भी कोणीय आवर्धन करती है। क्यों, क्योंकि बीटा बड़ा होता है अल्फा से। बीटा बड़ा क्यों है, क्योंकि दूरस्थ वस्तु का नेत्र के निकट प्रतिबिंब बनता है और निकट बना प्रतिबिंब नेत्र पर अल्फा से बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है। क्लियर बात। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।